और झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, सीधे आपको लिए चलते हैं सदन की कार्यवाही में। डॉक्टर इरफान अंसारी अध्यक्ष महोदय, इसके बाद ही ले लेंगे। मेरा जो प्रश्न है अध्यक्ष महोदय कि जामताड़ा में जो उच्च विद्यालय उर्दू स्कूलों में महोदय जो शिक्षकों की जो संख्या 12 है और अब उसमें मात्र 4 शिक्षक जो है महोदय तक दिया गया है। तो मेरा क्वेश्चन है सरकार से कि क्या उर्दू स्कूलों में शिक्षक ये देंगे कि नहीं देंगे महोदय? हम चाहते हैं कि समय सीमा कब तक हो बता दें, क्योंकि एज पार हो रहा है महोदय, टीचर की बहाली नहीं हो रही है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि मंत्री जी क्या बोलते हैं उसके बारे में बोलेंगे। माननीय मंत्री जी, आपको उठने में तकलीफ हो रहा है तब बैठ के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आपको उठने में खड़ा होकर के जवाब देने में अगर दिक्कत हो रहा है तब बैठ के बोल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो आप बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए, आप बैठ के बोलिए, आपका तबियत ठीक है, हम जान रहे हैं, बैठ के बोलिए, दिक्कत होगा। बोलते हैं। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उर्दू टीचर वहां स्वीकृत पद 12 है, उसमें 4 कार्यरत हैं, 8 रिक्त है। जैसे सुप्रीम कोर्ट वाला जो बन रहा है जिला वाइज, उसको हम लोग करके पूरा कर देंगे। सर ठीक है, वो उत्तर प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सर कि राज्य में आप इरफान साहब, आप डॉक्टर भी हैं, माननीय मंत्री जी का शारीरिक स्थिति के बारे में आप सबसे बेहतर समझने वाले में सर। जी सर, ऐसा है, हम एक खल पूरा करके हमको यकीन है मंत्री जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं और किए भी है। तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इस राज्य में कितने उर्दू स्कूल है और कितने टीचर की रिक्वायरमेंट है महोदय अभी तक, और ये बहाली कब तक होगी? बांग्ला का भी वही स्थिति है महोदय, बांग्ला शिक्षक भी नहीं है, उर्दू शिक्षक भी नहीं है, और हमें रहेंगे आपके माध्यम से कम जो रिक्तियां हैं उसको फुलफिल कर दिया जाए महोदय, यही हम मांग करेंगे आप। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा जामताड़ा का प्रश्न किए, जामताड़ा में 8 रिक्त है, जैसे सूची आ जाएगा हम लोग करेंगे उसको। ठीक है सर। माननीय सदस्य जयप्रकाश भाई पटेल जी। अध्यक्ष महोदय, आप देखते होंगे कि लंबे समय से हमारा जो प्रश्न है इसमें लंबे समय से माननीय सदस्यों को कई बार मांग आते रहा और हर माननीय सदस्य के यहाँ ऐसे विद्यालय संचालित है, महाविद्यालय संचालित है, और उन लोग लंबे समय से जो वित्त रहित शिक्षा के माध्यम से उन लोग लंबे समय से जितने भी अनुदानित विद्यालय है, महाविद्यालय है, सभी जगह पर उन लोग अच्छे शिक्षा, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा उन लोग सुदूरवर्ती क्षेत्र में उस विद्यालय के कार्यरत शिक्षक शिक्षक सब लोग देते आए हैं, और सरकार ने भी माना है कि समान काम का समान वेतन हम लोग देंगे। तो इस महंगाई को देखते हुए हम चाहते हैं कि सरकार उन पर एक अच्छा निर्णय लाए जिससे उनको लाभ मिले और सुदूरवर्ती क्षेत्र की शिक्षा और अच्छा हो सके। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा बेहतर करने के लिए इनका जो प्रश्न है, हमारे पूर्व की सरकार जो अनुदानित कॉलेज था उसको पैसा घटा दिया गया था, लेकिन मेरे हेमंत सोरेन के सरकार ने डबल कर दिए हैं। उसके बाद भी उच्च स्तरीय टीम बनाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद हम लोग समीक्षा उपरांत हम उस पर प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री जी से महोदय सिर्फ हम इतना चाहेंगे, चूंकि काम करने वाले मंत्री है तो सिर्फ एक समय सीमा निर्धारित कर दे कब तक, क्योंकि 15 जून 2022 को विभाग से संकल्पित चिट्ठी जारी हुआ इन संबंध पर, कब तक कार्रवाई हो जाएगा, कब से उन लोग को लाभ इसका मिलेगा, खाली एक समय सीमा तय करवा। जब तक रिपोर्ट आने दीजिए। जेपी जी, माननीय सदस्य जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, समय के पहले कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत माननीय सदस्य श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल लंबे समय से कार्यरत समावेशी शिक्षक और थेरेपिस्ट
से संबंधित था। उनके मानदेय की बढ़ोतरी के लिए वो दर दर की ठोकरें खाने। अध्यक्ष महोदय, जो जवाब हमारे पास आया है बिल्कुल ऐसा ही जवाब विभाग से 2 साल पहले माननीय सदस्य पूर्णिमा नीरज सिंह जी को भी वही जवाब मिला था। तो ये जो फिजियोथेरेपिस्ट या रिसोर्स शिक्षक हैं, इनकी जवाबदेही है कि दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ें, और वो बहुत एफर्ट लेकर के इस काम को कर रहे हैं। लेकिन उनका ही मानदेय की बढ़ोतरी को लेकर जगह जगह पर ठोकर खाना और एक जैसा ही सवाल का जवाब 2 साल के बाद भी आना, ये बहुत दुखद बात है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन होगा कि इस पर विचार करके उन लोगों के मानदेय बढ़ोतरी की बात जो है उसकी समय सीमा तय कर देते, तो जो हमारे दिव्यांग बच्चों का विशेष ध्यान रख रहे हैं वैसे शिक्षक प्रोत्साहित भी होते और हमारे राज्य में दिव्यांग बच्चों को और मौका भी मिलता। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का जो सवाल है, हम चाहते हैं कि पूरक भी पूछ लें। आप और कुछ इस सवाल में जानना चाहते हैं? इसमें अध्यक्ष महोदय हम इतना ही चाहते हैं कि देखिए, केंद्र सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। वो कोई केंद्र सरकार का जो रवैया रहा है पिछले दिनों, हर ऐसी योजना को शुरू करके, चाहे वो पोषण सखी का मामला हो या और भी कई सारी योजनाएं जो केंद्र प्रायोजित चल रही हैं, उसमें लोगों को बहाल करके उसके बाद उनका आगे ध्यान रखने का काम या कई सारी योजनाओं में वो राज्य सरकार को सहयोग करना बंद कर चुके हैं। लेकिन इस परिस्थिति में मेरा विशेश निवेदन होगा मंत्री जी से कि ये दिव्यांग बच्चों की बात है, इस पे संवेदनशीलता से विचार करके यह तय कर दिया जाए कि 31 मार्च तक बढ़ोतरी उनकी कर दी जाए ताकि उनको इस वित्तीय वर्ष में कुछ लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय सदस्य की जो चिंता है उससे सारे जनप्रतिनिधि जो सदस्य सभी की चिंता दिव्यांग बच्चों के लिए, इसमें हम लोग कमेटी बना दिया गया है। कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद जैसे ही आ जाएगा उस पर हम पहल करके पूरा प्रयास कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, बस कमेटी को कितना समय दिया गया है या एक समय सीमा सिर्फ तय कर दें, बाकी मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय मंत्री जी इस पर संवेदनशीलता से कार्य करेंगे। कमेटी का रिपोर्ट जैसे ही आएगा। हमने आप कितना दिन समय तय किया? हम 3 महीना समय। 3 महीना। सर, ये कमेटी का गठन का समय कब था या जवाब में इस तरीके सवाल का जो जवाब है उसमें किसी कमेटी की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए मेरा निवेदन होगा कि ये कमेटी का गठन कब किया गया है वो उसकी जानकारी मुझे दी जाए। दे देंगे आपको। जी, थैंक यू, धन्यवाद। माननीय सदस्य, आपका सूचना बोलिए। महाशिवरात्रि का पर्व था 15 तारीख को, जो महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्तों ने पाकी में तोरण द्वार लगा रहे थे। इसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने डंडे से मारा वैसे लोगों को जो तोरण द्वार लगा रहे थे, मजदूर और रसोई के कार्यकर्ता। इसके बाद शुरू हो जाता है बवाल और मस्जिद से ये पेट्रोल बम, पत्थर, ईंटा से काफी बचाव हुआ और ये करीब 7 घंटे तक बवाल होता रहा। ये स्थिति है, यहाँ पर सही पेपर को ये में आया और ये पूरे नेशनल न्यूज बन गया, पूरे राज्य की बदनामी हुई पाकी घटना लेकर के। मैं ये एसोसिएशन से मांग करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि आखिर मस्जिद के ऊपर पेट्रोल बम और ये पत्थर, ईंटा कैसे आया, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी है और भविष्य में इस प्रकार से उस सूचना में कहा है संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं महोदय, उस सरकार के संज्ञान दे रहे हैं। महोदय, ये गंभीर मामला है, ये गंभीर मामला है कि बड़ी रास्ते से पेट्रोल बम चले और पत्थर उठा चले और इसकी जांच होनी चाहिए और
प्रकार से करे काम किया है। और जब विशेष समुदाय का जब होता है त्योहार तो वहां पर पूरा रोड को जाम कर दिया जाता है। जाम करने के बाद शराब लगाई जाती है और जलसा लगाया जाता है, कोई रोकता नहीं। लेकिन जब हिंदुओं का त्योहार होगा तो दूसरा 4 क्वेश्चन आपका समय ले लिए हो गया। आ गया सूचना, माननीय मंत्री जी उसको संज्ञान में ले लीजिए। हो गया, आ गया मंत्री जी से। मथुरा प्रसाद महतो जी, माननीय सदस्य। उत्तर प्राप्त है महोदय। खंड 3 में महोदय क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है महोदय। हम जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि प्रक्रियाधीन कितना दिन तक है महोदय, क्योंकि छात्र सफर कर रहे हैं और ऐसे शिक्षक भी 2021 से लेकर अब तक घूम रहे हैं। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सभी विद्यालय और महाविद्यालय में क्षेत्रीय भाषा का पठन पाठन प्रारंभ हो। जो प्रक्रियाधीन है कब तक पूरा हो। अध्यक्ष, कमेटी के प्राप्त अनुशंसा के आलोक में हो गया है। अब सिर्फ पदवर्ग समिति में गया है, पदवर्ग समिति में गया है फाइल। वहां के आने के बाद वित्त कार्य मिल जाएगा। हमारे माननीय सदस्य का जो चिंता है बहुत फास्ट ट्रैक में चल रहा है अध्यक्ष महोदय। ये किसी को कुछ पदवर्ग में गया है, फिर वित्त में जाएगा, तो सिस्टम के अनुसार जा रहा है और बहुत जल्दी, जितना जल्दी चाह रहे हैं उतने जल्दी में पूरा कर देंगे। मान लीजिए मतलब आपका काम प्रारंभ हो गया है, कुछ आगे बढ़ भी गया है। मान तो क्यों बात है, लेकिन माननीय मंत्री बोलते हैं जितना जल्दी चाहते हैं, तो हम तो उतना ही जल्दी चाहेंगे कि 7-10 दिन में हो जाए। और थोड़ा समय दीजिए ना। अच्छा ठीक है, हो गया मतलब और थोड़ा सा। माननीय सदस्य भारत प्रताप साहब जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आया है और जवाब से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। हमने प्रश्न ये किया है कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भवनाथपुर में जमीन प्रस्तावित था अध्यक्ष महोदय, और उसके लिए प्रस्ताव उपायुक्त गढ़वा के द्वारा प्राप्त हुआ था। अब इसमें बताया जा रहा है कि फिर बोकारो से प्रस्ताव मंगाया गया और बोकारो और गढ़वा का प्रस्ताव पे समीक्षा किया गया और समीक्षा के उपरांत वहां के विषय को हटा दिया गया और फिर उस कॉरिडोर को बोकारो लगाने का प्रस्ताव शायद झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया। महोदय, हमारा आपके माध्यम से सरकार को यह कहना है, गढ़वा जिला आकांक्षी जिला है और एक भी उद्योग धंधा वहां महोदय नहीं है जो लार्ज पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए। पूर्व में भी ये बोकारो में ही बनना था, लेकिन चूंकि आकांक्षी जिला वहां था और बोकारो की जो जमीन था वहां कोई लिटिगेशन है विस्थापित का महोदय, इसलिए इसकी फिर से पहचान की गई थी भवनाथपुर के लिए। अब भवनाथपुर से प्रस्ताव आने के बाद दोबारा क्या हो सकता पड़े फिर बोकारो के प्रस्ताव मंगाने का, जबकि बोकारो के प्रस्ताव पहले ऑलरेडी खारिज हो चुका था। तो केवल सरकार ये बताए कि दोबारा क्यों प्रस्ताव बोकारो से फिर मंगाना पड़ा, बोकारो स्टेट से, ये केवल सरकार जवाब दे तो फिर अगला प्रश्न हम पूछ लेंगे महोदय। माननीय मंत्री जी, उद्योग अध्यक्ष महोदय, मैं भी जहाँ की बात कर रहे हैं माननीय सदस्य भानु प्रताप शाही जी, मैं भी उसी जिले से और गढ़वा मुख्यालय के विधानसभा से आता हूँ और मुझे भी काफी खुशी थी जब ये प्रस्ताव भेजा गया था 1000 एकड़ का वहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करने के लिए। लेकिन जो उसके लिए मापदंड थे, उस मापदंड पर वो जो भवनाथपुर का जो सेल का जो वहाँ पे जगह था 1000 एकड़, वो मापदंड के अनुरूप नहीं था। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो मापदंड है वो जहां से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजर रहा है उससे 150 किलोमीटर की दूरी कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसकी दूरी 150 किलोमीटर से ज्यादा पाई गई। इसलिए इसे समीक्षा के उपरांत इसे निरस्त कर दिया गया और फिर दोबारा मांगा गया प्रस्ताव, तो बोकारो का प्रस्ताव गया है 740 एकड़ का
और वो अभी उस पर विचार हो रहा है, अभी उस पर पूरी तरह से मुहर नहीं लगी है। आगे जो प्रश्न पूछना चाहे माननीय सदस्य उसका जवाब दें। महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने जानकारी दिया है, महोदय हमको लगता है कि या तो मंत्री जी को पदाधिकारी के द्वारा सही जानकारी नहीं दी जा रही है। ये तमाम अहार्ता को महोदय पूरा करता है। जो एनएच का है कि एनएच की दूरी क्या होनी चाहिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, रेलवे लाइन है या नहीं है, बिजली है या नहीं है, डैम है या नहीं है, वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को महोदय वो पूरा का पूरा भवनाथपुर अहार्ता को पूरा करता है। बावजूद महोदय देखिए, इसमें मुझे आपसे कहने में या सदन को बताने में थोड़ा सा भी परहेज नहीं है कि ये पॉलिटिक्स प्रेशर में वहां की चीजों को हटा करके फिर बोकारो स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री का भी गृह जिला है महोदय, माननीय मुख्यमंत्री वहां रहते भी है। अब महोदय एक जिला जो आकांक्षी है, अब शरीर के एक अंग को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया जाए महोदय, तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य का दूसरा शरीर अंग जो है वो अपाहिज हो जाएगा। अब बोकारो को बहुत ज्यादा आप मजबूत कर रहे हैं और भवनाथपुर और गढ़वा को आप कमजोर कर रहे हैं, तो ये पूरा झारखंड अपाहिज हो रहा है महोदय। उस व्यवस्था को भी बनाने के लिए आपको चाहिए कि हर जिला को संतुलित ढंग से आपको देखने की आवश्यकता है। ये भेदभाव रहित काम होनी चाहिए राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन ये भेदभाव से हो रहा है महोदय। भानु जी के क्षेत्र में है, भारत सरकार के द्वारा है, ये बोकारो नहीं होनी थी महोदय। अगर इस दृष्टि से अगर हम झारखंड को नापेंगे तोलेंगे महोदय, तो वो तो कभी भी उस जिला में गढ़वा जिला में कुछ खुलेगा ही नहीं महोदय, फिर कहां जाएंगे वहां के लोग महोदय। तो ये महोदय मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, या तो आप अपने यहाँ बुलवा लें महोदय, जो हमारे इंडस्ट्री सेक्रेटरी है उनको बुला लें, डायरेक्टर को बुला लें, भारत सरकार के जो प्रतिनिधि उनको बुला लें, माननीय मंत्री को बुला लें, हम लोगों को भी बुला लें। अगर वास्तव में आपका भी पूरा करता होगा महोदय आप भेज दीजिए, लेकिन हल्का अगर पूरा करता है भवनाथपुर महोदय, तो मेरा आपसे विनती है महोदय कि वहां के 10 लाख जनता के हित में वहां कॉरिडोर का स्थापना होगा। माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि मुझे बहुत खुशी थी कि वहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना का प्रस्ताव, और मैंने ही बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेकर ये प्रस्ताव मैंने भिजवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और ये प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर से खारिज नहीं हुआ, ये प्रस्ताव केंद्र से खारिज हुआ है। जो इनका विभाग है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, भारत सरकार का उपक्रम है, और वहां से ये प्रस्ताव खारिज हुआ है, न कि राज्य सरकार से खारिज हुआ। राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव भेज दिया गया था केंद्र को, और केंद्र से खारिज हुआ ये प्रस्ताव। ये कहीं से भी हर एक चीज में राजनीतिक कूट नहीं होना चाहिए। और किसी भी मैं खुद जवाब दे रहा हूं, मेरा भी जिला है वहां, मैं भी वहां से सुनकर आता हूं। भानु प्रताप शाही जी से ज्यादा खुशी मुझे होती अगर वहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित होता तो। जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ कि वो खारिज कर दिया गया उस प्रस्ताव को, और बोकारो से फिर नया प्रस्ताव गया है। तो इसमें राजनीति की बात कहां से आ गई? राजनीति, हर चीज में राजनीति की बात कहां से आ जाती है अध्यक्ष महोदय? महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अहार्ता पूरा नहीं करता है और ये खारिज किया गया है। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि पहले बोकारो में यह प्रस्ताव था, बोकारो में विस्थापित के लिटिगेशन के चलते ये फिर भवनाथपुर में चिन्हित किया गया महोदय। भवनाथपुर के प्रस्ताव आने के बाद ये नया मामला आया कि फिर से बोकारो से मांगा गया। जब बोकारो में ऑलरेडी पहले खारिज हो चुका था, तो क्या हो सकता है आपको पड़ी कि दोबारा फिर बोकारो स्टील से आपने प्रस्ताव मांगा? मेरा इसी सवाल का आप जवाब दे दीजिए तो आप फंस जाइएगा। ये राज्य सरकार ने जानबूझ करके गुमराह करने का काम किया है महोदय, और 10 लाख जनता के भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये प्रस्ताव जब खारिज हुआ, और बोकारो का प्रस्ताव कब खारिज हुआ वो भी हमें माननीय सदस्य अगर उपलब्ध करा दें। बोकारो से जिस भूमि का प्रस्ताव अभी गया है 740 एकड़ का, वो प्रस्ताव अगर केंद्र के द्वारा खारिज किया गया, उस प्रस्ताव को रद्द किया गया है, तो वो मुझे उपलब्ध करा दें माननीय सदस्य की कब खारिज हुआ, किस तिथि को खारिज हुआ, और फिर से उसी भूमि का प्रस्ताव भेजा गया है। तो मैं फिर से इन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि फिर से ये भवनाथपुर की जो भूमि चिन्हित करके प्रस्ताव भेजा गया था, वो प्रस्ताव फिर से वापस हम लोग भेजेंगे केंद्र को। महोदय, बड़े एक पॉजिटिव बात माननीय मंत्री जी आपके समक्ष रखे जी, आप उसको कैच करके आगे बढ़िएगा तो हमको। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा महोदय, इस चलते हुए सदन में आपके द्वारा सारे लोगों को बुला लिया जाए महोदय, और आप देख ले महोदय, आपके द्वारा जो भी इंसाफ होगा हम मान लेंगे महोदय। वो तो एक जिला के साथ अन्याय हो रहा है महोदय, और पदाधिकारी इसमें गुमराह कर रहे हैं सरकार को, सदन को गुमराह किया जा रहा है।
मान्य सदस्य, चूंकि माननीय मंत्री जो जवाब दे रहा है वो भी उसी जिला के हैं, और प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य भानु जी आप भी उसी जिला के हैं, और दोनों का सामूहिक प्रयास से हम समझते हैं ये जो उत्पन्न हुआ है परिस्थिति, हमको लगता है कि संभावना होने, इसको समाधान होने की संभावना है। तो क्यों नहीं आप दोनों पहले बैठ करके इस विषय को तय कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई किया जाएगा। अगर आपका आदेश होगा तो हम लोग जी 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 नियम महोदय, आप और माननीय मंत्री जी समझ बैठ के डिस्कशन कर लीजिए, फिर आगे का रास्ता निकलेगा। ठीक है महोदय, माननीय मंत्री जी बैठ करके बुला ले महोदय। ठीक ठीक ठीक, माननीय मंत्री जी आप लोग बैठ लीजिए दोनों। अध्यक्ष महोदय, जब केंद्र से प्रस्ताव मांगा जाएगा तभी प्रस्ताव जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये समझना चाहिए। माननीय मंत्री जी आप लोग बैठ लीजिए। ठीक है, बैठ लीजिए, उसके बाद आगे निश्चित सदन का समय क्यों जाया होगा। माननीय सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद, माननीय सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब तो आया है, और मैं नहीं चाहूंगा कि इनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती है कि इनको ज्यादा हम, सिर्फ मुझे एक जानकारी एक पूरक लेना है कि गिरिडीह, बोकारो और धनबाद में ऐसे कितने शिक्षक विहीन विद्यालय हैं जहां पर डिपुटेशन से टीचर दिए गए हैं, उसकी एक सूची हमको उपलब्ध करा, ये तीनों जिला की बस। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सूची तो अभी नहीं है, लेकिन वो उपलब्ध करा देंगे। ठीक ठीक, उपलब्ध हो सर। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, आज भारत सरकार के द्वारा राज्य में 89 मॉडल विद्यालय खोला गया था। अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ आग्रह है कि अभी 20 मॉडल विद्यालय में छात्रावास का निर्माण सरकार करा रही है। जो शेष बचे हैं पूरे राज्य में, चूंकि अध्यक्ष महोदय जो मॉडल विद्यालय है पूरे ब्लॉक में प्रखंड के बच्चे वहां पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, और उनके पास आने जाने का कोई साधन नहीं है, ना स्कूल के द्वारा ना सरकार के द्वारा उनको आने जाने के लिए कोई साधन मुहैया कराती है। और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं अध्यक्ष महोदय, उनको टेम्पू से, साइकिल से या फिर कहीं अन्य सुविधा से जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, तो मेरा सिर्फ आग्रह है कि जो बचे हुए मॉडल विद्यालय है उसमें अविलंब छात्रावास का व्यवस्था किया जाए। और मेरे यहाँ जो 2 विद्यालय है, जो इचाक प्रखंड में मॉडल विद्यालय है, जो बरकट्टा में मॉडल विद्यालय, संजोग से कहे या फिर जो भी व्यवस्था कहे, ऐसा जगह पे मॉडल विद्यालय बना अध्यक्ष महोदय कि हम लोग गाड़ी भी व्यवस्था कर रहे हैं, इसके बाद भी बच्चे वहां ले जाना चाहते हैं, तो कितना जल्दी वहां पे मॉडल विद्यालय में छात्रावास का व्यवस्था हो जाएगा, ये माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं। माननीय मंत्री। तो एकदम सिमिलर प्रश्न है और मॉडल विद्यालय पर है, मैं केवल उनके साथ जवाब दे दूंगा। अभी आपका सीरियल आया नहीं है, अगर उनके जवाब से आप संतुष्ट नहीं होते हैं नहीं आप पूछ लीजिएगा। नहीं, कह रहा हूं कि यही प्रश्न सिमिलर प्रश्न है अध्यक्ष महोदय मेरा भी। उनका जवाब देने दीजिए, उस जवाब पे आपका उत्तर अगर नहीं मिलता है, लेकिन दोनों में से एक ही प्रश्न आना चाहिए था। विनोद जी ठीक है, ठीक, लेकिन अब आया है तो हमें भी आप मौका दें, मुझे आपको भी मौका पूरा पूछने का मौका दें। आप माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो 89 मॉडल विद्यालय के अभी हम लोग ने हॉस्टल का 20 मॉडल स्कूल में खोलने के प्रक्रियाधीन है। बहुत जल्दी उसमें सारा व्यवस्था हो रहा है। दूसरा है, ये निर्णय भी है, दूर दराज में बन गया है। बनने में वहां के जहां जमीन अधिकारियों ने देता है वहीं बनता है। बन गया, उसके बाद हमारे अमित भाई बोल रहे हैं, तो ये बन गया है। उसके लिए हॉस्टल और ई रिक्शा का भी व्यवस्था किया जा रहा है। किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, लेकिन हॉस्टल के लिए हमें चरणबद्ध हम लोग करने जा रहे हैं। हम भी जान रहे हैं, पहले जो था एक प्रखंड में 40 किलोमीटर से दूर नहीं आ सकता है, इसलिए उसको भी छूट कर दिए, कहीं से भी बचा जा सकता है। इसलिए इसमें ये सरकार गंभीर है।
जो बना है सरकार का पैसा लगा है तो उसमें उपयोग हो, इसलिए मैं कहेंगे माननीय सदस्य को कि ये संतुष्ट हो जाना चाहिए। चरणबद्ध बना रहे हैं, प्राथमिकता में उस तरह देख लेंगे जो इनका मांग है। आप प्रदीप जी को पूछना दीजिए। आप प्रदीप जी उसी में कुछ पूछ रहे हैं, मंत्री जी को तो आप पूछिए। मेरे पास भी उत्तर प्राप्त है अध्यक्ष महोदय, और इस उत्तर में मुख्यतः सरकार ने ये कहने का प्रयास किया है कि नवासी या मॉडल विद्यालय भारत सरकार की योजना थी, जिस पर भारत सरकार ने 49 की तो पहले फर्स्ट फेज का स्वीकृति देकर के पैसे भेजे थे, शेष के पैसे उन्होंने देना बंद कर दिया और इसके बाद धीरे धीरे 2015 में इस योजना को उन्होंने बंद कर दिया। उत्तर में यह है कि राज्य सरकार प्रयास कर रही है इसे पुनर्जीवित करने का। मेरी चिंता इतनी ही है अध्यक्ष महोदय की इस नवासी विद्यालय में आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि औसतन एक वर्ग में 20 छात्र भी अभी नहीं है। 11,000 टोटलिटी में इन्होंने छात्रों को दिखाया है, जो उत्तर में इन्होंने दिया है। एक वर्ग में 20 छात्र भी ना होना, हम अंग्रेजी माध्यम से विद्यालयों को चला रहे हैं और उसका कुछ चमक न होना, उसके प्रति अट्रैक्शन न होना, कहीं न कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी है, ये मानना चाहिए सरकार को। सरकार ने चिंता जताई है अपने उत्तर में कि नहीं, इस व्यवस्था को हम दुरुस्त कर रहे हैं, सभी जगह इसको आवासीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सारे नवासियों में आवासीय बनाने का सरकार का निर्णय हुआ है। लेकिन केवल भवन बन जाने से, आवासीय घोषित कर जाने से पढ़ाई नहीं होगा। आप छोटे छोटे प्राइवेट विद्यालय को देखिए, बिना कमरे का आप जैसे लोगों को, मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, मेरे जैसे लोगों सबको पैरवी करना पड़ता है, क्योंकि वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। मेरा इतना ही आग्रह होगा कि केवल अंग्रेजी माध्यम और बड़े भवनों से नहीं होगा, वहां गुणवत्तापूर्ण जो सरकार की इच्छा है वो कैसे बेहतर हो। सरकार ने इसके लिए कौन कौन से उपाय सोचे हैं, क्या सोचा है कि इसके परिवर्तन होगा ताकि एक अट्रैक्शन का केंद्र होगा, लोग वहां आना चाहेंगे, लोगों की लंबी कतार रहेगी, बच्चे पढ़ना चाहेंगे। सरकार ने इसके लिए कौन से उपाय सोचे हैं, जरा इसको हमें बताएं, इतना ही हम जानना चाहते हैं। दोनों को एक साथ दोनों को मिला के जवाब देते हैं। हमारे महोदय कि अभी मात्र 89 स्कूल चल रहे हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे प्रखंड जहाँ पे विद्यालय नहीं चल रहा है, तो मैं सरकार से सिर्फ जानना चाहता हूँ कि शेष बचे प्रखंडों में भी आप विद्यालय चलाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं। भारत सरकार मान लीजिए बंद कर दिया, तो ये जवाबदेही कम से कम राज्य सरकार को, कि चूंकि बच्चे हमारे राज्य के हैं, तो हमारे बच्चों को सभी प्रखंड के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहती है, और देना चाहती तो और प्रखंडों में कब खोलना चाहती है। दो चीज जगन्नाथ बाबू, जहां तक खोल लिया है ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ उसमें कब खोलिएगा, और शिक्षा का क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण होगा, बस इसी पर बोल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य प्रदीप जी का जो भावना है कदर करने के लायक है। सिर्फ हम स्कूल खोल दें, स्कूल को चमका दें तो उससे नहीं होगा। इस पर सरकार गंभीर है, हर हाल में उनसे भी विचार लिया जाएगा कि कैसे बेहतर होगा। हम लोग राय मत मिलाकर ये स्कूल 89 जब खुला था, लोगों को था कि अच्छा से बने, लेकिन पिछड़ गया। लेकिन हम लोग इस पर आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो फेज वाइज अभी 89 स्कूल हुआ, हम लोग मॉडल स्कूल 80 में 50 बन के तैयार है, उसमें बहाली रोस्टर मंगाया जा रहा है। फिर अभी हर व्यवस्था के साथ अभी हमारे जो 325 स्कूल का हर पंचायत में जो बेहतर करने के लिए जा रहे हैं, सारा व्यवस्था हमारी सरकार का चिंता एक ही है, और सभी माननीय का चिंता एक है, शिक्षा को बेहतर कैसे करें। यही मेरा अपना आगे बढ़ते हैं। गड़बड़ी क्या है कि आप इन विद्यालयों को ठीक करने में भी डिपुटेशन में दूसरे से शिक्षक मंगा रहे, जहां ठीक है वो भी गड़बड़ हुआ। कहानी ये है, आप मेरी बात केवल ये है आग्रहपूर्वक कि आप ठीक करना चाह रहे हैं, आपकी मंशा ठीक है, वक्त लग रहा है, थोड़ा आपको जल्दी करना चाहिए, मेरी सलाह है। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप एक को ठीक करने में एक को खराब कर रहे हैं।
भाई दूसरे स्कूलों का डिप्यूटेशन पर अच्छे अच्छे शिक्षकों को यहाँ भेज रहे, वो स्कूल खाली पड़ा, वो भी तो अपना स्कूल है, वहां भी तो अपने बच्चे हैं। ये नहीं, आप डिप्यूटेशन ना ले, ये मेरा आपसे आसन के माध्यम से आग्रह होगा सरकार को कि डिप्यूटेशन के आधार पर कतई शिक्षकों को वहां लाना है, वरना दूसरे स्कूल बर्बाद हो गए, इन स्कूलों में डिप्यूटेशन में शिक्षक आएंगे। ये मेरा पहला अनुरोध होगा। और दूसरा अनुरोध होगा सरकार से ये कि आप इसको जल्दी करें, क्योंकि आपकी योजना अच्छी है, क्योंकि जैसे ही योजना अच्छी है, समय कम है, आपको दिखाना होगा। इस साल 2022-23 में मंत्री जी आपको सूचना है कि नहीं, जरा विभाग से आप सूचना है कि एक बच्चों ने दाखिल नहीं किया। आपके उत्तर में खुद लिखा है विभाग ने कि हमने डीओ-डीएससी को आदेश दिया है कि ताकि बच्चे कैसे वहां आए, इसके लिए प्रयास करें। डीओ-डीएससी क्या करेगा प्रयास? आपकी चमक जैसे ही होगी, डीओ-डीएससी के पास पैर भी जाने लगेगा। आप डीओ-डीएससी के प्रयास से बच्चे नहीं आएंगे। इसलिए इतना ही विनम्र आग्रह है कि जो आपने क्रियान्वयन की योजना बनाई है, उस योजनाओं पर तेजी कीजिए, थोड़ा खर्च कीजिए, थोड़ा दबाव दीजिए, ताकि योजनाएं धरातल पर उतरे और जो आपकी इच्छा है वो इच्छा पूरी हो, राज्य की इच्छा पूरी हो, फिर सरकार भी चमकेगा और हम सब जो चाहते हैं वो भी पूरा हो। ठीक, अध्यक्ष महोदय, उसी अनुरूप काम तब करिएगा। पूरा फाइनल कर रहे हैं। ठीक ठीक। माननीय सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मारंडी जी, माननीय सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मारंडी जी। कौन वाला बोलो? आपका स्कूली शिक्षा वाला है प्रश्न है आपके पास? जाकर दीजिए। मेरा तो 8 नंबर में है। ये लाल वाला क्या चाहिए? लाल वाला चल रहा है, लाल वाला चल रहा है तो ठीक। आप पढ़ लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन आज पुट कर देते हैं, कल फिर इस पर पूछेंगे। आप तारांकित एक बहुत सुंदर चल रहा है, थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। आप लोगों का सहयोग, चरम सहयोग मिल रहा है, आगे बढ़। बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय 10 हो गया, 9 नंबर बीच में है, उसको पुट कर ले या ले लें। ठीक है, 9 को भी पुट कर लीजिए। पुट कर लीजिए। बोलिए सेना जी, बोलिए। माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं संरक्षण, आज होली का अवसर है अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों दुकानदार जो 25 वर्ष 30 वर्ष से पीडब्ल्यूडी के सड़क पर दुकान पे अपना रोजी रोटी चलाते हैं अध्यक्ष महोदय, आज होली के समय पुलिस उनके बुलडोजर और डंडे की बल पर पूरा का पूरा और आरपीएफ का भी सहयोग अध्यक्ष महोदय रहा। कहां धनबाद स्टेशन सामने अध्यक्ष महोदय, ठीक पूरा सा अध्यक्ष महोदय। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पीडब्ल्यूडी के सड़क है और आरपीएफ के लोग आकर के उसको मार करके वहां से हटाते हैं। पुलिस भी बाद में बुलडोजर से पूरा। अध्यक्ष महोदय होली का समय है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री हो गया, ये लिए दिखवा लेंगे। ठीक ठीक ठीक। माननीय सदस्य श्री केदार हाजरा जी। अध्यक्ष महोदय, देवरी प्रखंड मुख्यालय में उच्च विद्यालय नहीं है और सरकार के मानदंड के अनुसार जो उत्तर आया है वो घोंसे विद्यालय के दूरी लगभग 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 20 किलोमीटर है और सरकार का इच्छा है कि 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर के अंदर हाई स्कूल हो। तो मेरा सिर्फ यह है कि मध्य विद्यालय घोंसे को उच्च विद्यालय के दर्जा दिया जाए, चूंकि वो प्रखंड मुख्यालय है, अगल बगल 8-7 पंचायत में हाई स्कूल नहीं है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य का चिंता देवरी प्रखंड मुख्यालय में उच्च विद्यालय नहीं है, उस पर आपको बता देना चाहते हैं, उत्क्रमण के लिए सिर्फ आप आखिरी फेज में है और आपका नंबर 23 नंबर में है, वो उत्क्रमण हो जाएगा। हो गया माननीय सदस्य महोदय, सिर्फ इसी सत्र में उसमें नामांकन हो जाए उच्च विद्यालय में। ठीक। एक आपका नहीं है, 380 है,
380 में आपका 23 नंबर है। तो माननीय मंत्री महोदय हमारे घर के हैं, आप परिवार हैं, हो जाएगा तो अच्छा रहेगा इसी सत्र में। तो हम नहीं चाहते क्या? जी जी चाह रहे हैं, इसीलिए तो आग्रह कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। माननीय सदस्य किशुन कुमार दास जी, आपका सवाल स्थानांतरित हो गया है, हालांकि उत्तर आपके पास आ गया है। माननीय मंत्री जी अगर चाहे तो जवाब दे सकते हैं। वन पर्यावरण का है, अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग का है, और नहीं तो जिस दिन दे दीजिएगा जवाब, दे दीजिए। ठीक ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो मेरा प्रश्न है कि लाहौल प्रखंड में लगभग 100 वर्षों से अनुसूचित जाति, भूया जाति और रविदास जाति के लोग वन भूमि में घर बना के रह रहे थे और वन विभाग के द्वारा उनके घरों को तोड़ दिया गया। उनको वन पट्टा की आवश्यकता है। तो यहाँ जो जवाब आया है वह बिल्कुल दूसरे तरह का आया है। पहला तो आंशिक स्वीकार्य किए हैं, दूसरा में अस्वीकारात्मक है। तो इस प्रकार ये गोल मटोल जवाब है। सर, मेरा स्पष्ट कहना है कि जिनका घर तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया, जबकि सरकार की तरफ से प्रावधान है कि जो लोग लंबे समय से 100 वर्षों से 75 वर्षों से वन सीमा में रह रहे हैं तो उनको वन पट्टा देना है। तो आखिर सरकार की तरफ से वन पट्टा नहीं दे करके उन गरीबों को घर तोड़ा गया, उनको बेघर कर दिया गया, तो सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है? सरकार कब तक वन पट्टा देती है? उनके घरों को तोड़ा गया, उनको कब तक मुआवजा देती है? ऐसा मेरा मांग है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा हमारे माननीय सदस्य किशुन कुमार दास जी किया है। वन भूमि पर अनुसूचित जाति जो घर बनाया है, अभी तो जो रिपोर्ट मांगा गया है उसमें दर्शाया गया है कि किसी का घर नहीं तोड़ा गया है। और जहां तक वन पट्टा की बात है, उसमें एक समिति होता है, वन अधिकार समिति, अनुमंडल वन अधिकार समिति, और उसी समिति के माध्यम से कोई भी आवेदन अगर दिया जाता है, निश्चित रूप से उसको वन पट्टा दिया जाता है। अभी तक ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है उस क्षेत्र का। आज यदि आवेदन होता तो निश्चित उसको वन पट्टा दिया जाता है। अभी तक ऐसा कोई आवेदन नहीं आया है और न घर तोड़ा गया है। माननीय सदस्य, वन पट्टा के लिए आवेदन ही नहीं दिया गया है। सर, आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं। पहला सवाल यह है कि घर तोड़ा गया, सरकार का कहना है घर नहीं तोड़ा गया। हम आपसे आग्रह करते हैं कि एक उत्तरीय जांच कमेटी बना दी जाए और जांच करा लिया जाए। आखिर गरीब को संरक्षण कौन देगा? अगर वह सक्षम होते तो निरंतर वन पट्टा का अधिकार को समझते हुए जो भी प्रोसेस है वह करके वन पट्टा ले लिए होते। वो निहायत गरीब है, इसलिए उनको ना वन पट्टा मिला और उनके घरों को तोड़ा गया। आप जांच कमेटी बना के जांच करा लीजिए। माननीय मंत्री जी, वो लोग आवेदन देने में भी असमर्थ है, इसीलिए आप ही का सहयोग की आवश्यकता लगता है ज्यादा है। इसको दिखवा लीजिए आप। महोदय, ये अनुसूचित जाति का भी है और वन क्षेत्र में भी है और गरीब गुरबा है। निश्चित रूप से विभाग के माध्यम से वहां जिला कल्याण पदाधिकारी को आदेश दिया जाएगा ताकि उस क्षेत्र को, जिस गांव को इंकित किया गया है, वहां का सारा स्थिति का अवगत करा के और वहां का ग्राम सभा बना के समिति के माध्यम से सबका आवेदन लेने का प्रयास करेंगे और उसका आगे की कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है किशन जी, आप कुछ बोला सकते, अच्छा आप कुछ सहयोग करें। अध्यक्ष महोदय, आपको सहयोग कर रहा हूँ। माननीय सदस्य ने जो पहला चिंता जताया कि उनका 80 के करीब घर तोड़ा गया, पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। आपके कल्याण पदाधिकारी जाकर उनसे आवेदन ले लेंगे तो अलग विषय है, लेकिन जो टूटा है, सरकार ने जो जवाब दिया उसमें खारिज किया है कि कोई घर टूटा ही नहीं। तो निश्चित रूप से नहीं टूटा है, टूटा है जैसा वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि बता रहे हैं,
तो आपके माध्यम से कोई एक कमेटी ऐसा सक्षम कमेटी, या तो डीसी के स्तर का कोई कमेटी बन जाए या फिर विधानसभा के स्तर से कोई एक कमेटी बन जाए और उसके बाद उसको लेकर के आवेदन और उनको मिला जाए। बस इतना ही आग्रह करना चाहते हैं। पॉजिटिवली वो कह रहे हैं कि पट्टा देना है, तो उनका जो प्रश्न है वो उसका जांच हो जाए और उसके बाद उसको पट्टा दे दिया जाए। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। मगर आप ये अमल कर दीजिए। बस एक आदमी उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा क्वेश्चन भी डाला हुआ। मैं सरकार का जो बिहार सरकार से उनको पट्टा प्राप्त हुआ था, बाजप्ते रजिस्टर 2 का कॉपी, रसीद वगैरह सब कुछ आपको सबमिट किया है अध्यक्ष महोदय, ये जवाब में आएगा। अध्यक्ष महोदय, जो बिहार सरकार से दिया गया था सारा कौन प्रश्न के बारे में पूछ रहे हैं? जो बैन अधिनियम का पट्टा दिया और वो जो फिर नहीं, आप उसमें अनुसूरत क्या पूछ रहे हैं? आपका फ्रेश क्वेश्चन है, उसी में अध्यक्ष महोदय मेरा भी आएगा। अच्छा, आपका आएगा तो पूरे राज्य का मामला है, विषयांतर हो जाएगा। पूरे राज्य का मामला ये मैं कह रहा था, विषयांतर हो जाएगा। अमित जी विषय उसको थोड़ा सा समाप्त करना। आप क्या बोल रहे थे उसी पर बोलिए। विषयांतर हो जाएगा। माननीय किशुन जी ने जो सवाल किया सर, हमारे ही जिले में अनुसूचित जाति के पास कोई जमीन नहीं है अध्यक्ष महोदय, और हम लोग 1932 के खतियान लागू करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसके पास कोई जमीन नहीं है, तो कौन सा खतियान में जो जंगल में घर बना के रह रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो वो कौन सा खतियान में रहेंगे? और तो करिए, मंत्री जी जवाब देंगे। माननीय मंत्री जी, अमर जी जो बोले कल्याण विभाग से, तो आप बोलिए कि कल्याण विभाग से हम दिखवा लेते हैं। दिखवा लीजिए। तो हम चाहेंगे माननीय सदस्य अमर बहादुर जी और किशन भाई जी अकेला कि ऐसा जंगल के किनारे में है परिस्थिति, इसमें ना तो नहीं किया जा सकता है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या कोई भी वर्ग जंगल के बीच में है, वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से उसको पट्टा दिया जाता है, सामुदायिक पट्टा भी दिया जाता है, इंडिविजुअल भी दिया जाता है, सामुदायिक पट्टा भी दिया जाता है। हमने इस बात को इनकार नहीं किया है कि वहां पर कुछ नहीं हुआ या उन लोग को हट गया, इसलिए उसको विभागीय गंभीरता से इसको जांच करके अन्याय हुआ है तो उसका जरूर हम लोग जांच करके उसको न्याय दिलाने का काम करेगी सरकार। और निश्चित रूप से आवेदन भी किस तरह से दिया जाएगा और वो आवेदन को स्वीकृत करके उसको पट्टा दिया जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा एरिया में आसन का क्षेत्र भी इस आपके सवाल का भुक्तभोगी है, इसलिए जवाब माननीय मंत्री जी ठीक ही दिए हैं, उनको जांच कराने दीजिए। आगे के कार्रवाई हो। बस एक आग्रह यही है सर कि विधानसभा की कमेटी बनाई जाए। उनको दिखवा सर, आज पूरे झारखंड की जो स्थिति है सर, गरीब के लिए सरकार अगर बनी है तो गरीब का संरक्षण कौन देगा? आज आप रांची के इलाके में पूरा घूम लीजिए सर, अभी छापा पड़ रहा है तो सब नजर खोल रहा है। आज 10 एकड़ 20 एकड़ में जो बाउंड्री पड़ा हुआ है, किनका बाउंड्री है? उसमें 2% भी नेता का नहीं होगा सर, 99% बड़े बड़े अधिकारी का। और ये अधिकारी ऐसे ऐसे गरीब का घर तोड़ रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा? न्याय कहाँ से मिलेगा? इसलिए आग्रह है कि विधानसभा की कमेटी बनाई। हो गया। माननीय सदस्य उमाशंकर अकेला जी पूछिए। माननीय मंत्री जी तो सभी स्वीकार करते हैं सर, लेकिन काम हो तब नहीं जाने। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री खंड 1 के, खंड 2 के, खंड 3 के, खंड 4 को सभी स्वीकार कर दिए। और माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कब वो रिपोर्ट मंगाते हैं और उस स्थल को पर्यटक स्थल घोषणा करेंगे। क्या आने वाला छठ वर्षियों को वो तालाब का सुंदरीकरण हो जाएगा सर? ये मैं आग्रह करूंगा। ये तो बात है माननीय मंत्री जी। पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए यहां से पत्राचार किया गया है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के द्वारा वहां से
पास होकर के आता है, इसके बाद ही राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में ही फिर पर्यटन कला सांस्कृतिक खेलकूद विभाग इसको पास करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये 2010 से हम उठाते आ रहे हैं। जी सर, मंत्री जी बैठिए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ सीपी बाबू है, इनके कार्यकाल में भी उठाए थे। मंत्री जी जल्दी रिपोर्ट बनाइए। छठ सच है तो देखिए। बजट सत्र चल रहा आज दूसरा दिन है और कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में विपक्षी विधायकों ने नियोजन नीति और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। दूसरी पाली में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के साथ वाद विवाद होगा। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं सदन की कार्यवाही में। और भी तरह के उद्योग, तो सरकार की जो नीति है उस नीति के अनुरूप उनको अनुदान और सारे लाभ उनको दिए जाएंगे, सारा लाभ उनको से लाभान्वित होंगे। ये मैं आश्वस्त करना चाहूंगा। सरकार जाकर उद्योग नहीं लगाती है किसी विधानसभा क्षेत्र में, वैसे छोटे उद्योग सरकार का लगाने का काम नहीं। मान्य सदस्य महोदय, जो आपके पास कोई उद्यमी है उद्योग लगाने के लिए, सीमा अगर कोई उद्यमी आपके संपर्क में है तो माननीय मंत्री जी तो आपको ऑफर दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये आटा चक्की मिल है सो लगा देने से पलायन है सो दूर हो जाएगा, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। सरकार है, हमने एक प्रश्न साफ कहा है कि ये सरकार है क्या मंशा रखती है कि ऐसे निवेशकों को बुलाया जाए और आमंत्रित किया जाए जिससे कि बेरोजगारी दूर सके, पलायन रोक सके। मैं ये पूछना चाहता हूँ। और ये फर्नीचर उद्योग तो घर घर में केवाड़ी बनता है, चौखट बनता है, तो ये इसको उद्योग मानने लगे तब तो बेरोजगारी दूर होने करने की मंशा क्या सरकार रहती है वो साफ लग जाता है। तो मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि भाई ये सरकार की मंशा क्या है, सरकार किस प्रकार से निवेशकों को आमंत्रित करना चाहती है, कैसे लोग आएंगे, कैसे वहां पर बेरोजगारी दूर होगा, कैसे पलायन दूर होगा। माननीय मंत्री जी बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, नई पॉलिसी का भी अभी हम ये बन रही है, हमारी सरकार की नई पॉलिसी भी जो है फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी नई बन रही है, उसमें बहुत सारे लाभ देने का प्रावधान किया गया। और अभी भी बहुत तरह का लाभ यहाँ जो भी उद्यमी आते हैं और उद्यमी यहाँ आकर निवेश करना चाहते हैं उनका स्वागत करती है सरकार और उन्हें हर तरह की सुविधा, हर तरह का साधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। ठीक है महोदय, हो गया एक पूरक महोदय, और ज्यादा महोदय, एक मिनट का मैं जहां तक जानता हूं महोदय कि ये आटा चक्की खाद्य प्रसंस्करण में नहीं आता है और ये निर्भय करने वाला है सो गोल मटर जिलेबी की तरह सो घुमा फिरा के जवाब देने वाला प्रश्न है, उत्तर है महोदय। इसलिए सरकार को ये साफ करना चाहिए कि आटा चक्की को छोड़ करके क्या उनके पास उद्योग लगाया गया है, क्या लगाने किया गया, क्या निवेशकों को आमंत्रित किया गया, कैसे पलायन दूर होगा, क्या बेरोजगारी दूर होगी। माननीय मंत्री जी आपको उत्तर में बोले कि कोई अगर उद्यमी उद्योग लगाना आपके क्षेत्र में चाहते हैं तो उनको विहित प्रपत्र में आवेदन देने की आवश्यकता है, तो आप दिलवाइए, क्या दिक्कत है। इतना तो आश्वासन आपको दिए। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, मैं संतुष्ट करना चाहता हूं माननीय सदस्य को। अध्यक्ष महोदय, मैं संतुष्ट करना चाहता हूं उनको संतुष्ट होने दीजिए। ये अभी जितने भी उस तरह के आते हैं फ्लावर मिल के नाम से है और उसमें फूड प्रोसेसिंग होता है। आप चले हमारे साथ, आपके बगल से हम गुजरते हैं, वहां जिसमें आटा अलग होता है, सूजी अलग होता है, मैदा अलग होता है
उसका चोकर अलग होता है। वैसे यूनिट को कहते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट, और वैसे यूनिट आपके क्षेत्र में है, ये मैंने जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक। महोदय एक सूचना, देखिए इस सूचना के चक्कर में प्रश्न मार हो जाएगा। आप ही लोगों का प्रश्न है, माननीय सदस्य, आप ही लोगों का सवाल है। प्रश्न का नहीं, हमको आप एक आदमी का लेते हैं, हम एक आदमी का लेते हैं, वो है आपका हमारा मनीष जी। आज चलेगा, पहले भी दिन भर है ना, लेंगे बोलिए चंद्रवंशी जी को, उसके बाद आप बोलिए। जिला में राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत गरीबों को बीपीएल धारी को विद्युत का कनेक्शन दिया गया था और मुफ्त में दिया गया था। और उस समय लोग अपना दिखाने के लिए एक परिवार में 4 व्यक्ति है तो चारों को कनेक्शन दिया गया था। आज उतने दिन के बाद पूरे क्षेत्र में जो है हाहाकार मचा हुआ है, सबको 10,000 से 20,000 वसूली की जा रही है। कम से कम इस पर कार्रवाई की जाए और जो दोषी व्यक्तियों पर उस पर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। ठीक, मनीष जी फिर आप बाद में देंगे आपको तो हम देते हैं बाद में। मनीष अध्यक्ष महोदय, अभी हजारीबाग जिले में अध्यक्ष महोदय एक इको सेंसिटिव जोन का मामला आया है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि किसी भी वन क्षेत्र के 1 किलोमीटर को ये इको सेंसिटिव माना जाए। झारखंड सरकार ने इसको 5 किलोमीटर कर दिया अध्यक्ष महोदय। अब नेशनल पार्क का एरिया 186 किलोमीटर था, ये बढ़ करके 586 किलोमीटर हो गया अध्यक्ष महोदय, और 218 गांव इससे प्रभावित है। अब कटकम सांडी, सदर, इचार, पदमा, बरकता, ये सारे प्रखंड में अध्यक्ष महोदय सब उद्योग धंधा, और यहाँ तक कि कल वन विभाग वालों ने सकरजा, कटकम सांडी के सकरजा में घर की ढलाई होनी थी, उसको भी उन्होंने रोक दिया ये बोल करके अध्यक्ष महोदय। तो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है 1 किलोमीटर का, वो अध्यक्ष महोदय लागू किया जाए। 5 किलोमीटर करके पूरे एरिया को और लाखों लोगों को बेरोजगार नहीं किया जाए अध्यक्ष महोदय, ये मेरा आग्रह है। आप शून्यकाल, अब मैं शून्यकाल का सूचना देता हूं। क्या है आपका क्या किस तरह श्री, अच्छा बोलिए लीजिए, बोल लीजिए। हमारे विधानसभा के अंतर्गत कल बुट्टी रोड में रांची के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर अंचल कुमार के घर में घुसकर अपराधी ने उन्हें मार के घायल किया है, जो अभी मेडिकल में भर्ती है, और उनको जान मारने की ये कोशिश की गई थी अपराधी के द्वारा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उस अपराधी को पकड़ा जाए, और जो हजारों जो चिकित्सक है काफी दुखित है, मर्माहित है। तो सरकार से मेरा आग्रह है कि डॉक्टर अंचल कुमार पर हुए हमले के गिरफ्तार किया जाए। हमले को गिरफ्तार कर लिया जाए। श्री अनंत कुमार ओझा सौफीसर ने राज्य से और स्पष्ट नियोजन नीति तथा राज्य के युवा बेरोजगारों को स्पष्ट नियोजन नीति के साथ नियोजन दिलाने के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता सौफीसर ने पलामू जिला अंतर्गत पाकी प्रखंड के पाकी बाजार में दिनांक 15/2/2023 को 2 समुदायों के बीच घटित हिंसक, ये बात तो बोल ही दिए, समुदाय के बीच घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का, निर्दोष लोगों को दोषमुक्त करने के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। डॉक्टर लंबोदर महतो सौदिशा ने बोकारो जिला के 3 नए प्रखंड छत्रोचक, महुआटा एवं चोराचातर प्रखंडों के सृजन के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। श्री मनीष जायसवाल सौदिशा ने राज्य की विधि व्यवस्था, हत्याएं, लूटपाट, डकैती, चोरी, साइबर अपराध जैसी घटनाएं और राजस्व की हो रही चोरी के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। श्री जयप्रकाश भाई पटेल सौदिशा हजारीबाग जिला अंतर्गत हो रही कोयले की तस्करी बंद करने और इसमें शामिल सीसीएल प्रबंधन, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। चलते बजट सत्र में इन सूचनाओं पर विचार विमर्श संभव है, इसलिए इन सभी सूचनाओं को अमान्य की जाती है। माननीय सदस्य मंगल कालिंदी जी, शून्यकाल की सूचना।
मंगल तालीम दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के बड़ाम प्रखंड के बोटा पंचायत के बांदर जलकोचा स्थिति दलमा की तराई में रहने वाले आदिम जनजाति के 14 पहाड़िया परिवारों को मिलने वाले बिरसा आवास निर्माण कार्य को वन विभाग ने रोक दिया है, जिसके कारण 7 पहाड़िया परिवारों हेतु स्वीकृत बिरसा भवन निर्माण नहीं होने देने से उनके मानव अधिकार का हनन किया जा रहा है। पक्का आवास नहीं होने के कारण पहाड़िया परिवारों को बरसात एवं जाड़े के मौसम में काफी दिक्कतों का सामना करने के साथ साथ जंगली जानवरों से जान माल का खतरा रहता है। अंत में आपके आसन के माध्यम से लोकहित एवं जनहित में बड़ाम प्रखंड अंतर्गत बोटा पंचायत के बांदरजुल कोचा के रहने वाले पहाड़िया आदिम जनजाति परिवारों के लिए बिरसा आवास निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्री भूषण तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में गरीबी रेखा में रहने वाले लगभग लाखों जरूरतमंद लोगों को वर्तमान सरकार ने हरा कार्ड बना करके लोगों को राशन दिया, परंतु पिछले लगभग 6 माह से झारखंड राज्य में रहने वाले गरीब गुरबा लोगों को झारखंड सरकार के द्वारा हरा कार्डधारियों को राशन नहीं मिल पा रहा है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द होली के पूर्व झारखंड सरकार राज्य में रहने वाले हरा कार्डधारियों को राशन मुहैया करा जाए। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार मोहंती जी। अध्यक्ष महोदय, बौरागुड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बौरागुड़ा प्रखंड दिन पूर्णापानी पंचायत के बूढ़ी पोखर में लगभग 12 करोड़ लागत से एक लगभग विद्यालय का भवन पिछले 3 वर्षों से बनकर तैयार हो गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा एक लगभग विद्यालय भवन का हैंडओवर भी कर लिया गया है, परंतु विभाग लापरवाही के कारण अब तक यहां पर विद्यालय शुरू नहीं हुआ। अतः उक्त विद्यालय में पाठन पठन की क्रिया अविलंब शुरू करने की मांग को मैं आसन के माध्यम से सरकार से करता हूं। माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुमंडल मुख्यालय राजमहल के मुख्य मार्ग की सड़क अत्यंत जर्जर हो गई है। ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन से उड़ रहे धूल कण से आम जनता त्राहिमाम है और यही स्थिति महोदय जिला मुख्यालय साहेबगंज की भी है। नागरिक जीवन अत्यंत बदतर हो गया है। विधानसभा में मेरे द्वारा लाए गए प्रश्न के आलोक में माननीय प्रभारी मंत्री जी ने महोदय 15 दिनों के अंदर काम शुरू करने की बात कही थी महोदय, और आज तक वो काम प्रारंभ नहीं हो पाया है। अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि राजमहल व साहेबगंज नगरीय क्षेत्र में शीघ्रतर सड़क निर्माण कराने की दिशा में पहल किया जाए महोदय। त्राहिमाम है महोदय, साहेबगंज जिला की स्थिति है महोदय। माननीय सदस्य श्री उमाशंकर अकेला जी। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला के अंतर्गत चौपारण प्रखंड के सिंगरावा पंचायत में सुंदरलाल जैन विद्यालय अवस्थित है अध्यक्ष महोदय। और उसके 4 दीवारी के अंदर में सैकड़ों पेड़ थे अध्यक्ष महोदय, और वहां के लोग जैसे बद्री साहब, शक्ति सिंह, सियाराम सिंह, सभी सिंगरावा, प्रभु राणा प्राचार्य, विजय सिन्हा शिक्षक 80 पेड़ को काट करके बेच दिया अध्यक्ष महोदय। मैं आपके आसन के माध्यम से मैं सरकार से चाहता हूं कि इसकी जांच करवा के जो जंगल को बर्बाद किया है, काटा है, बेचा है, उस पर कार्रवाई करने का मांग करता हूं। माननीय सदस्य श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, निरसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गैर आबाद जमीन, गैर मजरूआ जमीन भूमि माफियाओं द्वारा जाली कागजात बनवाकर अवैध दखल करते हुए बेचा जा रहा है। इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करती हूँ। माननीय सदस्य श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, रांची जिला अंतर्गत इटकी प्रखंड में NH23 गढ़गांव चचगुरा से करमटोली होते हुए बंडरा तक लगभग 2.5 किलोमीटर पथ की स्थिति काफी जर्जर होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः जनहित में उक्त पथ का निर्माण की मांग सदन से करती हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुश्री अंबा प्रसाद। श्रीमती दीपिका पांडे सिंह सौविश्व। अध्यक्ष महोदय,
सुखाड़ राहत की राशि प्राप्त करने हेतु राज्य के लगभग 32,50,000 किसानों ने आवेदन दिया, जिसके आलोक में अब तक मात्र 13 लाख किसानों को ही सुखाड़ राहत की राशि मिल पाई है। जिन किसानों को सुखाड़ राहत की राशि नहीं मिल पाया है, उन्हें जल्द से जल्द सुखाड़ राहत की राशि हस्तांतरित करने हेतु शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ। डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता सौ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले भी अपना प्रश्न सूचना में दिया हूं, उसी संबंधी मेरा प्रश्न है कि पलामू जिला के पांकी प्रखंड में 15/2/2023 को बुधवार को विशेष समुदाय के चूड़ियार वर्ग के लोगों द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर तुरंत द्वार लगा रहे शिव भक्तों में से निरंजन सिंह सहित कई व्यक्तियों को लाठी डंडे से घायल कर और पथराव कर घायल कर दिया गया। पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत हिंसा भड़की और प्रशासन द्वारा वैसे निर्दोष सैकड़ों लोगों को और आरोपी बनाया गया, FIR किया गया, जिसमें 12 वर्ष से लेकर के 80 साल के बुजुर्ग भी ऐसे सम्मिलित हैं। जबकि घटना का उत्तरदायी मुख्य रूप से साजिशकर्ता है चूड़ियार, जो वहाँ पर दुकानदार है, और घर वहाँ पर है, वही है जो कि अभी तक गिरफ्त से बाहर है। मैं सरकार से अविलंब मुख्य साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार करवा करके SIT गठित कर षड्यंत्रकारी को गिरफ्तार करने और मस्जिद के ऊपर ईंट पत्थर और पेट्रोल बम इकट्ठा करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई करने के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर साजिशकर्ताओं को सजा दिलाने एवं निर्दोष लोगों को दोषमुक्त करने का मांग करता हूं। माननीय सदस्य रामचंद्र सिंह सौ। अध्यक्ष महोदय, NH 75 अंतर्गत कुडू लोहरदगा जिला से मेदिनीनगर पलामू जिला तक वर्तमान में पथ की स्थिति अत्यंत ही जर्जर हो गया है। कई स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना हो रही है। अतः शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल पथ का मरम्मती हेतु सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित करें। डॉक्टर लंबोदर महतो सौ। माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार 14 सितंबर 2022 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिए जाने के पश्चात 11 नवंबर 2022 को झारखंड राज्य के 3,50,00,000 जनता के हित में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति संबंधित विधेयक झारखंड विधानसभा से पारित होने के बाद भी अब तक अधिनियम नहीं बन सका और अब तक झारखंड राज्य में लागू नहीं हो पाया, जिसके कारण राज्य में 12,000 से ज्यादा वाली रद्द हो गई। साथ ही 16/12/2022 को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा नियोजन नीति रद्द किए जाने के कारण तथा अब तक नई नियोजन नीति नहीं बन पाने के कारण 3,59,000 से ज्यादा रिक्तियों पर नियुक्ति नहीं हो पा रहा। तथा मैं सदन के माध्यम से सरकार से राज्य के 3.5 करोड़ जनता के हित में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति अति शीघ्र बनाने की मांग करता। माननीय सदस्य डॉक्टर नीरज यादव सौ। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोडरवा नगर पंचायत के अंतर्गत महत्वाकांक्षी शहरी पेयजलापूर्ति योजना लगभग 64 करोड़ की लागत से 4 वर्ष पूर्व से ही निर्माण कार्य जारी है महोदय, परंतु निर्माण कार्य इतनी धीमी गति से हो रही है महोदय, जिसके कारण कि नगरवासियों को पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है महोदय। ग्रीष्म आगमन के पूर्व ही शहर के में शुद्ध पेयजल की समस्या उत्पन्न हो चुकी है और वर्णित योजना का निर्माण कार्य महोदय जुटको के माध्यम से कराई जा रही है। अतः मैं सरकार से मांग करती हूँ महोदय कि उक्त वर्णित योजना की अविलंब पूर्ण करते हुए नगरवासियों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराया जाए महोदय। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री दशरथ गोगरा जी महोदय, पश्चिम सिंहभूम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।